गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओपन पेज 76। कल हम पढ़ रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना, और इससे पहले हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी पढ़ा था। आज हम स्टडी करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि अपवाद क्या है, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ये जहाँ अप्लाई नहीं होगा उसको कहेंगे उसका एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद। तो सबसे पहला जो एक्सेप्शन है वो दिया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पेज 76। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि हम ये जानते हैं कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक एलील अपने आप को दूसरे के ऊपर डोमिनेट करता है और उसका एक्सप्रेशन ही दिखता है ना, फिनोटाइप में उसी का एक्सप्रेशन होता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे। इसका एक एग्जांपल है, एक प्लांट है जिसका नाम है 4 o'clock प्लांट, जिसको एंटीरेनम प्लांट भी कहते हैं या डॉग फ्लावर भी कहते हैं। देखो पहले पैराग्राफ में 6th लाइन में डॉग फ्लावर, जिसको स्नैपड्रैगन या एंटीरेनम प्लांट भी कहते हैं, इसको 4 o'clock भी कहा जाता है। अब ये जो डॉग फ्लावर है या स्नैपड्रैगन है, इसके जो फ्लावर्स होते हैं तो इसमें देखो एक टाइप के फ्लावर्स पाए जाते हैं रेड, फिगर 5.6 में देखो, और दूसरे पाए जाते हैं वाइट। तो रेड वाले जो होते हैं वो डोमिनेंट हैं, इसीलिए कैपिटल आर से इस पेरेंट को इंडिकेट किया, और वाइट वाले जो पेरेंट है उसको स्मॉल आर से इंडिकेट किया। ठीक है, इसके बाद क्या बनेंगे गैमीट्स। इसके दोनों गैमीट एक ही तरह के बनेंगे, इसीलिए यहाँ पर मैंने एक ही लिखा है। इसके दोनों गैमीट एक ही तरह के, इसके यहाँ मैंने एक ही लिखा है। इसके बाद जब ये गैमीट एक दूसरे से फ्यूज होंगे तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो होगा कैपिटल आर स्मॉल आर। तो हमें कैसे पता? अब हम ये वाला जो प्लांट है, इस प्लांट को कैसा होना चाहिए? इसको रेड होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। फिर कैसा होता है? ये वाले जो होता है ये होता है पिंक, ना तो ये रेड होता है ना ये वाइट होता है, ये बीच की कंडीशन है जिसको कहते हैं पिंक। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? होमोजाइगस डोमिनेंट, सॉरी, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखो ये तो थी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सारे जो फ्लावर बने वो पिंक फ्लावर थे। फिर उन्होंने ये पता लगाने के लिए कि बाकी के कॉम्बिनेशंस कहाँ गए, इसकी की सेल्फिंग। अब कैपिटल आर स्मॉल आर की को अगर हम मेल फ्लावर मान लें और इसी को मान लें फीमेल फ्लावर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? सेल्फिंग। अब हम F2 जनरेशन बना रहे हैं, तो इसमें दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, ऐसे और ऐसे। इसमें भी दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, ऐसे और ऐसे। अब हम इनका पुनेट स्क्वायर से या फिर इस तरह से क्रॉस बनाकर भी देख लेते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। कैपिटल आर के साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ, और स्मॉल आर के साथ। ठीक है, अब ये वाले जो होते हैं ये होते हैं रेड, ये होते हैं वाइट। लेकिन ये जो बीच के दो हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन वाले, ये होते हैं पिंक। इसी को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक एलील डोमिनेट नहीं करता दूसरे को, बल्कि एक एवरेज कंडीशन क्रिएट होती है, उसको कहते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जिसका एग्जांपल है डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन प्लांट, एंटीरेनम प्लांट, ये इसके नाम है। अब हम देखो आगे बढ़ते हैं। आगे अगले पैराग्राफ में इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि ऐसा क्यों होता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाता है। इसको देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कारण यह है कि जो जीन्स होते हैं, यानी कि डीएनए का वो फंक्शनल फ्रेगमेंट, वो अपनी कोई ना कोई फंक्शन तो करता है ना। हर जीन का कोई ना कोई क्या होता है? जीन प्रोडक्ट। बट व्हाट इज जीन प्रोडक्ट? जीन डीएनए का एक फंक्शनल फ्रेगमेंट है, और उस डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आती है मैसेंजर आरएनए के रूप में, और मैसेंजर आरएनए फिर होता है ट्रांसलेट प्रोटीन के रूप में।
जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटीन्स की अलग अलग तरह की फंक्शंस होती हैं, प्रोटीन्स की अलग अलग तरह की फंक्शंस होती हैं। प्रोटीन्स एंजाइम्स के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, एंटीबॉडीज़ के रूप में, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के रूप में अलग अलग फंक्शंस प्ले करते हैं। तो सपोज करो कि ये वाला जो प्रोटीन था ये कोई ऐसा एंजाइम था जो कि फ्लावर में कलर फॉर्मेशन के लिए यानी कि क्रोमोप्लास्ट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो अगर ये कंडीशन ऐसी आ जाए कैपिटल आर स्मॉल आर, तो वो जो फ्लावर था उसके अंदर वो एंजाइम कम बनेगा, और एंजाइम कम बनेगा तो उसकी वजह से कलर फॉर्मेशन भी कम होगी। इस केस में कैपिटल आर के केस में एंजाइम एप्रोप्रिएट अमाउंट में बनेगा, यानी जितना चाहिए उतना बनेगा, इसीलिए उसका कलर होगा रेड। स्मॉल आर के केस में वो एंजाइम या तो नहीं बनेगा या कम बनेगा या डिफेक्टिव बनेगा, इसीलिए उस केस में फ्लावर वाइट रह जाएंगे। तो यानी कि वो एंजाइम जो कि कलर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसके कम या ज़्यादा बनने से या ना बनने से फ्लावर का कलर डिसाइड होता है। तो हमें क्या बात याद रखनी है कि ये जो जीन्स होते हैं, जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फंक्शंस के लिए। कैसे? अपने जीन प्रोडक्ट के थ्रू। जीन प्रोडक्ट किसको कहते हैं? जीन प्रोडक्ट प्रोटीन को कहते हैं। वो प्रोटीन जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस के होने के बाद बना था। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है यानी कि अपवाद है, उसका नाम है कोडोमिनेंस। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने ये पढ़ा था कि अगर ना तो ये वाला एलील एक्सप्रेस हो ना दूसरे वाला एक्सप्रेस हो, हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक एवरेज कंडीशन आ जाए तो उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। लेकिन सपोज करो अगर दोनों ही एक्सप्रेस हो जाएं तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कोडोमिनेंस। को का मतलब होता है साथ साथ, को का मतलब होता है साथ साथ। डोमिनेंस का मतलब तो तुम जानते हो है ना, डोमिनेट करना। तो साथ साथ अगर दोनों एलील्स डोमिनेट करेंगे यानी कि एक्सप्रेस होंगे तो उसे कोडोमिनेंस कहते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल क्या है? इसका परफेक्ट एग्जांपल है ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए कह रहे हैं, देखो पेज 77 पर मौजूद टेबल 5.2। जो जीन्स जो एलील्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन के लिए, ब्लड ग्रुप कैसे फॉर्म होता है? सपोज करो ये एक आरबीसी है और इस आरबीसी के सरफेस पर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, सरफेस प्रोटीन्स जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए, ब्लड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनकी नेचर होती है ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं। और सपोज करो ग्लाइकोप्रोटीन ए यहाँ पर प्रेजेंट है तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप हम कहेंगे ए। अगर ए सरफेस प्रोटीन से बी तो पर्सन का ब्लड ग्रुप कहेंगे बी। अगर ए और बी दोनों प्रोटीन्स मौजूद हैं तो हम पर्सन का ब्लड ग्रुप कहेंगे ए बी। और अगर कोई भी प्रोटीन मौजूद नहीं है, ना ए ना बी, तो पर्सन का ब्लड ग्रुप कहेंगे ओ। ओ का मतलब नन ऑफ देम इज प्रेजेंट। अब बात आती है ये वाले कंसेप्ट। देखो अभी मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो जीन्स होते हैं ये ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होकर प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये वाले जो सरफेस प्रोटीन्स हैं आरबीसी के सरफेस पर, ये भी ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होकर ही बने हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन के अंदर आई ए यानी कि वो एलील जो रिस्पॉन्सिबल था ए प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, और आई बी वो एलील जो रिस्पॉन्सिबल था बी प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, दोनों अगर एक साथ प्रेजेंट होंगे तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा ए बी। यानी कि दोनों एक साथ में एक्सप्रेस हो जाएंगे, है ना, दोनों डोमिनेट कर रहे। तो इसी को कोडोमिनेंस कहा जाता है। क्योंकि डोमिनेंस के रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि दोनों में से किसी एक को आना चाहिए था, या तो ए होना चाहिए था या बी होना चाहिए था, जो भी डोमिनेट करे।
इसी तरह से अगर IB IA कॉम्बिनेशन होता है तब भी ब्लड ग्रुप AB होगा। अगर कॉम्बिनेशन होता है IB IO यानी कि एक एलील ऐसा है B वाला और एक है O वाला, यानी कि कोई प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता, तो ब्लड ग्रुप होता है B। अगर कॉम्बिनेशन है IA IO तो ब्लड ग्रुप कॉम्बिनेशन क्या होता है A। और अगर दोनों IO IO है तो उस केस में क्या होगा, कॉम्बिनेशन O ब्लड ग्रुप। और कॉम्बिनेशन देख लेते हैं IA IA, उस केस में ब्लड ग्रुप होगा A। IB IB, इस केस में ब्लड ग्रुप होगा B। तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे वो सब मैंने तुम्हारे सामने बना दिए, दोनों A दोनों B दोनों O, है ना। उसके बाद B और O, A और O और AB सारे कॉम्बिनेशन हो चुके हैं। तो ये अभी इससे तुम ये देख सकते हो कि जब हेटेरोजाइगस कंडीशन आती है, यानी दोनों अलग अलग एलील प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें से एक एक्सप्रेस होने की बजाय दोनों होते हैं, इसी को कहते हैं कोडोमिनेंस। तो कितने फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं, इस पैराग्राफ के एंड में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इटैलिक्स में, हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल। देखो फिनोटाइप तो सिर्फ 4 ही पॉसिबल है, A B AB और O, 4 टाइप के फिनोटाइप पॉसिबल है। और जहाँ तक जीनोटाइप की बात है, जीनोटाइप कितने पॉसिबल है, एक तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये और ये सेम है, एक ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है और एक ये पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 फिनोटाइप पॉसिबल हैं और 4 जीनोटाइप, 6 जीनोटाइप पॉसिबल है और 4 फिनोटाइप पॉसिबल है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट पेज पर, पेज 78 पर एक नया कंसेप्ट दिया है मल्टीपल एलिलिज्म का। डू यू रियलाइज दैट एग्जाम्पल ऑफ ABO ब्लड ग्रुपिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। Here you can see that there are more than 2, that is 3 एलील्स। 3 एलील कैसे प्रेजेंट है, एक एलील तो है IA, एक है IB और एक है IO। 3 एलील्स गवर्निंग द सेम कैरेक्टर। तो अगर वहाँ पर 2 से ज़्यादा एलील्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म। ये एक फीचर है मल्टीपल एलिलिज्म। When more than 2 alleles control one character, उसको कहेंगे मल्टीपल एलिलिज्म। Occasionally a single gene product may produce more than one effect. For example, starch synthesis in pea seeds is controlled by one gene, it has 2 alleles. स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाई BB होमोजाइगोट्स। तो अगर कैपिटल B होगा तो स्टार्च ज़्यादा सिंथेसाइज होगा B में। इसके बाद क्या होगा, स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस स्टार ऑफ इंटरमीडिएट साइज इन कैपिटल B स्मॉल b। एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों है, क्योंकि ये बिल्कुल डॉग फ्लावर की तरह है कि जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है उसमें एवरेज वैल्यू आ रही है ना। और जबकि हेटेरोजाइगस कंडीशन में कोई एक पर्टिकुलर टाइप के को सेलेक्ट करना चाहिए। तो कैपिटल B स्मॉल b वाली जो कंडीशन थी उसमें स्टार्च ग्रेन्स को या तो छोटा होना चाहिए था या बड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो आए एवरेज साइज वाले, इसीलिए यहाँ पर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो इस लास्ट पैराग्राफ में देखो, देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन और द प्रोडक्ट दैट इट हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर। It depends as much on the gene product and the formation of a particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine. तो इसका मतलब ये जीन टू जीन वेरी करने वाली चीज़ है। इसके बाद बात आती है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, जहाँ पर आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी तक हमने 2 लॉज पढ़े हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो ये कहता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक एलील एक्सप्रेस होता है, दूसरा साइलेंट रहता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, गैमेट फॉर्मेशन के समय आधे एलील्स आधे गैमेट्स में आते हैं और आधे दूसरे वाले में जाते हैं। अब आता है तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात तभी आती है जब हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स के ट्रांसफ़र को स्टडी करते हैं, यानी कि डाई हाइब्रिड या उससे ऊपर के प्रोसेस में।
मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अब कोई चीज़ इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है उसका पता तो तभी लगेगा ना जब दो चीज़ों को स्टडी किया जाएगा। तो इसीलिए अब हम स्टडी करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि ऐसा क्रॉस जिसमें हम दो जीन्स के ट्रांसफर को स्टडी करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें एक कैरेक्टर के फ्लो को यानी कि एक जीन के ट्रांसफर को स्टडी किया जाता है। अब देखो दो कैरेक्टर हमने कौन से लिए, पेज 79 फिगर 5.7 में देखो सबसे पहले पी जनरेशन लिखा है यानी पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन में हमने दो पेरेंट लिए। सबसे पहला वो पेरेंट लिया जिसके पी प्लांट का जिसमें सीड्स जो है वो राउंड और येलो है। तो पहला जो पेरेंट है उसके जो सीड्स वो है राउंड और येलो। राउंड और येलो दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, यानी कि सीड की शेप और सीड का कलर, उस केस में दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर ये। इसीलिए राउंड को हम लिखेंगे कैपिटल आर और येलो को लिखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होमोजाइगस होते हैं इनको कहते हैं प्योर लाइन्स। प्योर लाइन्स का मतलब होता है होमोजाइगस एंड ट्रू ब्रीडिंग। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ कि हम उसको प्योर लाइन कहेंगे कि जिसकी अगर सेल्फिंग की जाए तो उसी तरह के प्लांट बनने चाहिए। यानी कि अगर हम ये देखें कैपिटल टी की सेल्फिंग अगर इसी से कराएं तो सारे प्लांट टॉल ही बनेंगे हमेशा। अगर स्मॉल टी की सेल्फिंग कराएं तो हमेशा सारे के सारे डॉर्फ बनेंगे। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी की सेल्फिंग कराएं तो सारे के सारे टॉल या डॉर्फ नहीं बनेंगे। इनमें से कुछ कैसे होंगे, कुछ सारे टॉल नहीं होंगे, कुछ द्वार बन जाएंगे, है ना। तो इसी कारण से ये ट्रू ब्रीडिंग या फिर प्योर लाइन नहीं कहलाएगी। प्योर लाइन कैसे होगी ये बात इसलिए बताई क्योंकि ये भी प्योर लाइन है। यहाँ पर हेटेरोजाइगस की होमोजाइगस कंडीशन, दोनों डोमिनेंट है इसलिए इसे क्या कहेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट। दूसरा जो पेरेंट इन्होंने लिया है वो है होमोजाइगस रिसेसिव, यानी कि उसको हम लिखेंगे स्मॉल आर वाई स्मॉल। यानी कि ये कैसा होगा, स्मॉल आर का मतलब है रिंकल्ड और स्मॉल वाई का मतलब है ग्रीन। रिंकल्ड और ग्रीन। इसके अंदर गैमेट्स किस टाइप के बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसके अंदर गैमेट्स कैसे बनेंगे, गैमेट में क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं तो एलील भी आधे हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर सिंगल लिखते हैं स्मॉल आर स्मॉल टी। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम साइड में गैमेट फॉर्मेशन। इसके बाद इन दोनों गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन, कैपिटल आर कैपिटल आर इसका स्मॉल आर इसका, कैपिटल वाई इसका स्मॉल वाई इसका। तो ये वाली जो जनरेशन है इसको कहेंगे F1 जनरेशन। इस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। हेटेरो इसलिए क्योंकि अलग अलग टाइप के एलील हैं, है ना, डोमिनेंट वाला भी रिसेसिव वाला भी। और डोमिनेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि ये इसको और ये इसको डोमिनेट करेगा। ये सीड का जीनोटाइप तो ये रहा, फिनोटाइप होगा ये होगा राउंड एंड येलो। इसके बाद हम करेंगे इसकी सेल्फिंग। सेल्फिंग क्यों करते हैं F1 जनरेशन की, ये पता लगाने के लिए करते हैं कि वो जो वो वाले कैरेक्टर थे, ये भी राउंड येलो था, ये भी राउंड येलो था, फिर वो वाले कैरेक्टर कहाँ गए, उनका पता लगाने के लिए इसकी सेल्फिंग करते हैं। इसकी सेल्फिंग का मतलब है कि इसके जो पॉलिन ग्रेन्स हैं इसी के स्टिग्मा के ऊपर डस्ट करेंगे, यानी कि यही मेल पेरेंट बनेगा, यही फीमेल पेरेंट। अब बनाते हैं हम सेकेंड जनरेशन।
ये है हमारा मेल और इधर बना देते हैं फीमेल। अब इसके अंदर कितने टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं? इसके अंदर 4 टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं। पहला कैपिटल, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो सब बना दो। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। ये 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। यही 4 कॉम्बिनेशन उसमें पॉसिबल है क्योंकि वो भी सेम है। अब हम क्या करते हैं कि एक पुनेट स्क्वायर बनाते हैं 4x4 का, क्योंकि 4 टाइप के गैमीट्स बनेंगे और उसके एक साइड में मेल एक साइड में फीमेल लिख लेते हैं। ये पुनेट स्क्वायर, अब इस स्क्वायर के एक साइड में हम लिख लेते हैं ये इसके पॉसिबल गैमीट्स कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना। सपोज करो ये साइड की मेल और इस साइड लिख लेते हैं फीमेल। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये है फीमेल साइड। अब हम इनके कॉम्बिनेशंस बना के देखते हैं। इनके इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है, जहाँ जिसका इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पर उसको लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे इसका और इसका इंटरसेक्शन, है ना। यहाँ पर लिखेंगे इसका और इसका इंटरसेक्शन। यहाँ पर आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ पर आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके बाद आते हैं यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो इससे इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं सब बना के देख रहे हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके बाद आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आते हैं यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर आता है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये जो मैंने तुम्हारे सामने कॉम्बिनेशंस बनाए ये बताता है कि 16 टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बन सकते हैं। 4 गैमीट्स बनते हैं मेल के, 4 बनते हैं फीमेल के, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हुए? 16। अब इन 16 कॉम्बिनेशंस में हम ये जो तुम्हारे सामने लिखे हैं इनको जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। 16 जीनोटाइप पॉसिबल है। अब हम ये देखते हैं कि फिनोटाइप कितने तरह के पॉसिबल हैं। फिनोटाइप कितने पॉसिबल हैं इसको तुम बुक में डायग्राम से भी देख सकते हो, लेकिन वो मैं समझा देता हूँ। जैसे ये वाला जो सील होगा ये होगा राउंड, है ना, ये होगा येलो, राउंड और येलो। ये कैसा होगा? राउंड और येलो, क्योंकि वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई को डोमिनेट करेगा। इसी तरह से ये कैसा होगा? राउंड और येलो। ये भी राउंड और येलो। ये कैसा होगा? तो ये जो चारों कॉम्बिनेशन थे जैसे एक तरह से पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही है। ये कैसा होगा? राउंड और येलो। ये होगा राउंड और ग्रीन, है ना। स्मॉल वाई का मतलब होता है ग्रीन और कैपिटल आर का मतलब होता है राउंड।
इसका मतलब ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पेरेंट में नहीं था। राउंड और ग्रीन, तो राउंड और ग्रीन कॉम्बिनेशन देखो डायग्राम में भी बना हुआ है। ये कैसा होगा, ये होगा राउंड एंड येलो, क्योंकि ये इसको डोमिनेट करेगा और ये इसको डोमिनेट करेगा। फिर आता है ये होगा राउंड एंड ग्रीन। फिर आते हैं इधर, ये होगा राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ये कैसा होगा, ये होगा रिंकल्ड एंड येलो, क्योंकि स्मॉलर स्मॉलर है तो रिंकल्ड होगा। ये होगा रिंकल्ड एंड येलो, ये होगा राउंड एंड येलो, ठीक है। अब आते हैं इधर राउंड एंड ग्रीन, फिर आते हैं रिंकल्ड एंड येलो, फिर आते हैं रिंकल्ड एंड येलो, सॉरी ग्रीन, क्योंकि वो स्मॉल वाई। इस तरह से हम हर एक का फिनोटाइप पता लगा सकते हैं, है ना। और जीनोटाइप सामने लिखे हुए हैं। देखो इनके बीच में एक रेशो है, फिनोटिपिक रेशो इन्होंने बताई है कि हमारे पास टोटल राउंड एंड येलो बनेंगे 9, 3 बनेंगे राउंड एंड ग्रीन, 3 बनेंगे रिंकल्ड एंड येलो और 1 बनेगा रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो इनके जो बीच की ये रेशो है 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशो, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ ली जाती है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशो क्या होती है ना। वो हम याद भी रख सकते हैं और बना के भी देख सकते हैं कि कौन से कितने हैं। इसके अलावा जीनोटिपिक रेशो तुम चाहो तो इनके हर एक के टाइप गिन लो कि इस तरह के कितने हैं, इस तरह के कितने हैं, है ना, जीनोटाइप के, और उसके बाद उनके बीच की एक रेशो निकाल सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। और एक वार्निंग है सभी के लिए कि जिन लोगों ने कॉपी चेक नहीं कराई है वो कॉपी मेरे इनबॉक्स में ज़रूर चेक कराएं, ठीक है। वार्निंग है, वार्निंग की तरह ही लेना। थैंक यू।